शिक्षा व्यवस्था वही सही होती है जहाँ पर बालक, विद्यार्थी और संस्था इनके बीच में परस्पर विश्वास और एक और विश्वास होना चाहिए कि उस विद्यार्थी का सबसे अच्छा मूल्यांकन वही व्यक्ति कर सकता है जो उसे पढ़ाता हो। दुनिया की कोई व्यवस्था इसका मुकाबला आज तक नहीं कर पाई। सीबीएसई द्वारा तय की गई 12वीं के स्टूडेंट्स की मूल्यांकन नीति पर यह कहना है जे.एस. राजपूत का, जो एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद हैं। नमस्कार, आज है शुक्रवार 18 जून और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन और एम्स में हुई एक स्टडी के मुताबिक तीसरी लहर का बच्चों पर नहीं होगा ज्यादा असर। शोध के लिए देश के 5 राज्यों से लिए थे 2 से 17 साल तक की उम्र के बच्चों के 10,000 सैंपल। उधर सीरम इंस्टीट्यूट बच्चों पर कोवावैक्स का ट्रायल जुलाई से कर सकता है शुरू। भारत में इस वैक्सीन के सितंबर में लॉन्च होने की उम्मीद। देश में गुरुवार को संक्रमण के 62,331 नए मामले, 1,182 की हुई मौत। उधर वैक्सीनेशन ड्राइव ने एक बार फिर पकड़ी स्पीड। मई में धीमी पड़ गई थी रफ्तार। पिछले 10 दिन में वैक्सीन की पहली डोज लेने वालों की संख्या में हुआ इजाफा। वहीं रूस की स्पुतनिक वी जल्द ला रही कोरोना वैक्सीन का बूस्टर शॉट डेल्टा वेरिएंट पर होगा असरदार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की जीत को सीएम ममता बनर्जी ने दी कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती। चुनाव आयोग ने नंदीग्राम सीट पर फिर से मतगणना कराने के टीएमसी के अनुरोध को कर दिया था खारिज। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से शुरू होगा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का मुकाबला। उधर यूरो 2020 में यूक्रेन ने नॉर्थ मैसेडोनिया को 2-1 से हराकर दर्ज की पहली जीत। ग्रुप सी में 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है यूक्रेन। वहीं स्विट्जरलैंड को 3-0 से हराकर ग्रुप ए में 6 अंकों के साथ नंबर 1 पर इटली बनी अंतिम 16 में पहुंचने वाली पहली टीम। अब खबरें काम की। नेट, पीएचडी और एसईटी परीक्षा पास कर चुके कैंडिडेट्स के लिए यूजीसी ने शुरू किया जॉब पोर्टल। करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, नौकरी ढूंढने में मिलेगी मदद। 21 जून से फिर दौड़ेंगी 26 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। इनमें वैष्णो देवी कटरा, चंडीगढ़, ऋषिकेश और देहरादून के लिए ट्रेनें खास तौर पर शामिल। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है 12वीं के छात्रों के रिजल्ट के लिए सीबीएसई का फॉर्मूला कितना सही। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद जे.एस. राजपूत से। 12वीं क्लास का रिजल्ट कैसे तय किया जाएगा, इसका फॉर्मूला सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में बता दिया है। 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों क्लास में छात्रों की परफॉर्मेंस के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट में 10th और 11th क्लास के 30% तो 12th क्लास के 40% मार्क्स के आधार पर ये मूल्यांकन किया जाएगा। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर और शिक्षाविद जे.एस. राजपूत जी। सर, सीबीएसई के इस फॉर्मूले पर कई एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय आ रही है। कुछ इसे सही बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि समय के साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को इससे नुकसान होगा। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये मूल्यांकन का सही तरीका है या कोई और बेहतर विकल्प हो सकता था? ये आज जो निर्णय लिया गया है जी, उसको पिछले कुछ महीनों के परिप्रेक्ष्य में देखिए। जब परीक्षा के संबंध में निर्णय नहीं हुआ था तो सारे देश में अनेक विकल्पों पर चर्चा हो रही थी। इस समय एक अप्रत्याशित स्थिति से भारत ही नहीं सारा विश्व गुजर रहा है। बच्चों को बहुत कष्ट हुआ है और निश्चित रूप से ये ऐसी स्थिति है कि इसमें कहीं भी कोई ऐसा निर्णय होगा जिस पर सभी उसको स्वीकार कर लें या सभी उससे प्रसन्न हो जाए, वो संभव नहीं होगा। जब ये सरकार ने कहा
या राष्ट्रीय स्तर पर ये निर्णय हुआ कि परीक्षा नहीं होगी, लेकिन परीक्षा का विकल्प बना रहेगा। फिजिकल परीक्षा जो लोग देना चाहेंगे वो बाद में दे सकते हैं। उससे अच्छा कोई निर्णय नहीं हो सकता था। इसी तरह सीबीएसई ने जो इस समय निर्णय लिया है, वह निर्णय बहुत सोच समझकर और उसका अध्ययन कर लिया गया होगा कि बच्चों की जो परफॉर्मेंस कक्षा 10 में होती है, कक्षा 11 में होती है या 12 के टेस्ट में होती है, उस सब में क्या संबंध है, क्या कोरिलेशन है, कैसे वो घटती या बढ़ती है। और उसको देखकर उन्होंने 30 और 40 की बात कही है। मैं समझता हूँ, जो मेरा अपना अनुभव है और मेरा अनुभव इसमें काफी दिनों का है, कि इससे अच्छा निर्णय और हो नहीं सकता था। अब कोई कहे कि साहब 30 नहीं, उसको 28 होना चाहिए था या 25 होना चाहिए था, तो हो सकता है वह तो सही हो। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो हमें ऐसा एक निर्णय लेना पड़ता है जो वस्तुनिष्ठता के सबसे अधिक निकट हो। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि उन्होंने इस बात को ध्यान दिया है। जैसे मैं एक चीज जोड़ देता हूँ, आज मैंने सुना कि कुछ बच्चों ने कहा कि हम कक्षा 11 में थोड़ा ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, हमारा ध्यान बढ़ जाता है। मेरा विचार दूसरा है। मेरा विचार ये है कि जो पढ़े लिखे माता पिता हैं देश में और जहाँ से बहुत से विचार आते हैं, वे कक्षा 10 से लेकर के सबसे अधिक दबाव बच्चों पर कक्षा 11 और 12 में डालते हैं। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले शहर में छोड़ आता है, इतने ट्यूशन लगाते हैं और इतनी जबरदस्त पढ़ाई कक्षा 11 में की जाती है। हाँ, ये दुर्भाग्य है कि बहुत से बच्चों को लगता है कि केवल कोचिंग ही पढ़नी चाहिए और ये परीक्षा तो किसी काम की नहीं, उन्हें दिक्कत होगी। लेकिन उन्होंने मेहनत बहुत की है और उन्होंने खूब पढ़ा है। और ये सब लोग सामान्य रूप से जानते हैं कि जो यूनिट टेस्ट होते हैं या जो बोर्ड की जो प्री बोर्ड परीक्षा होती है, उससे बच्चे अच्छा करते हैं जो उनकी बोर्ड की परीक्षा होती है। ये बोर्ड भी जानता है और बोर्ड भी इसका ध्यान रखेगा। तो मैं ये कहूंगा संक्षेप में कि मैं इस निर्णय से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। वर्तमान परिस्थितियों में दिया गया ये निर्णय सराहनीय है और हम सबको स्वीकार करना चाहिए। जिन माता पिता बच्चों को इससे सहमति न हो या कष्ट लग रहा हो, ये भी कहा गया है कि जिसको कम लगे वो शिकायत कर वो अपनी अपील कर सकता है, शिकायत कर सकता है। लेकिन जो दूसरा विकल्प है उसको मत भूलिए। वो विकल्प है कि जैसे इसे ठीक होगी, बोर्ड पुनः पूरी परीक्षा करेगा। जो लोग परीक्षा देना चाहेंगे उनकी परीक्षा ली जाएगी और वैसे ही ली जाएगी जिसके लिए उन्होंने तैयारी की है और परिणाम दिया जाएगा। अब देखिए, परिस्थितियां जब खराब होंगी, हम लोग सोच सकते थे कि बच्चों को पूरे साल घर के अंदर बंद रखा जाए, स्कूल नहीं जाए? हर बच्चे को स्कूल जाना आवश्यक है। मित्रों से मिलना होता है, बातचीत करनी होती है, स्वच्छ हवा में खेलना होता है, खेल कूद कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हम में से कोई भी इसमें उनकी सहायता नहीं कर पाया, उन्हें घर में बंद हो गए बच्चे। अब इस स्थिति से हमें निकल ये बच्चों के लिए ये भी अनुभव है कि जीवन में उन्हें बहुत सी कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने पड़ेंगे। ये सीखना पड़ेगा कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं। इस सब का अनुभव उन्हें हो रहा है। इस समय जो परीक्षा होने न होने पर जिस ढंग से निर्णय दिया गया और आज परीक्षा में अंक कैसे दिए जाएंगे उस पर निर्णय दिया गया। तो इस परिस्थिति वक्त मैं फिर दोहराता हूँ, बच्चों को, माता पिता सभी को इसको स्वीकार करना चाहिए, बिना किसी तनाव के स्वीकार करें। और अगर किसी को लगे बाद में कि हमें तकलीफ है तो बच्चे इम्तिहान दे सकते हैं। हाँ, थोड़ा 1-2 महीने आगे पीछे की बात है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं, कोई इसे संभाल नहीं सकता। इसमें आशा यही है कि हमारी स्थिति जल्दी ही ठीक हो जाएगी, टीकाकरण हो जाएगा, बच्चों के लिए टीके उपलब्ध होंगे और बच्चों को फिर उनका बचपन वापस मिल जाएगा। जी, जैसा आप बता रहे हैं कि असंतुष्ट छात्र हैं, उन्हें ये ऑप्शन दिया गया है कि स्थिति सुधरने पर वो एग्जाम दे सकते हैं। पर जो अनिश्चितता की स्थिति इस समय बनी हुई है कोरोना को लेकर, उसे देखकर लगता है कि इस परीक्षा में डिले भी हो सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि उस वक्त तक कई यूनिवर्सिटीज में दाखिले बंद हो सकते हैं? अच्छा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनको जो नंबर यहाँ मिलने वाले हैं वो नंबर भी लगभग उसी स्तर पर मिलेंगे जो जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे। आप निश्चिंत रहें, मुझे पूरा विश्वास है। दूसरा, विश्वविद्यालय भी अपने निर्णय लेंगे। वे भी जानते हैं कि स्थितियां कैसी हैं। देश के अनेक विश्वविद्यालय प्रवेश की परीक्षा लेते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेश की संस्थाएं जो है वो प्रेडिक्टेड स्कोर्स मानकर प्रवेश दे चुकी हैं और उन बच्चों को कोई असुविधा नहीं होगी। क्योंकि मैं जानता हूँ विदेश की जो विश्वविद्यालय हैं वे किसी हालत में अपना रेवेन्यू नहीं पाएंगे, वो बच्चों को अवश्य किसी न किसी ढंग से बुलाएंगे और बच्चे जा रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन्स में जा रहे हैं। तो मैं उसको कहता हूँ। मैं एक बात दूसरी कहना चाहता हूँ, इस समय
देश के माता पिता को, शिक्षित वर्ग को दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। इस परिस्थिति जो निकली है आज, अगर देश में सारे स्कूलों में नियमित अध्यापक, उचित छात्र अध्यापक अनुपात में होते और सारे स्कूलों में मूल्यांकन जो यूनिट टेस्ट होता है या जो बाकी महीने के बाद होता है, जो भी हो, नियमित जो इवोल्यूशन था, कंटिन्यूस इवोल्यूशन, वो हो रहा होता हर महीने या हर जैसे भी हो, उसके अंक अगर उपलब्ध होते तो देश में किसी को कोई समस्या नहीं है। हर बच्चे का दिखाई देता है कि जुलाई में उसके इतने अंक थे और वे लगातार बढ़ते गए, या वो बच्चा बढ़ रहा था तो अगर वो मान लीजिए 10 से 12 गया, 12 से 15 गया, 15 से 17 गया, तो प्री बोर्ड में 20 गया, तो निश्चित रूप से आगे उसका ग्राफ बना दीजिए, वो 25 हो जाएगा। वो समस्या नहीं होती। हमारी समस्या दूसरी है। हम लोग केवल सीबीएसई की बात सोच करके अपना विचार बना लेते हैं। देश के 60-65% जो सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 10 लाख से ज्यादा अध्यापक भी हैं, जहाँ पर अनियमित अध्यापकों की संख्या भी 7 लाख 8 लाख के आसपास होगी, जो पूरी तरह ट्रेंड भी नहीं है, जिन्हें पूरी सैलरी नहीं मिलती। अतः हम ये जो मूल्यांकन है वो हम नहीं कर पाए। हमें अपनी व्यवस्था को युद्ध स्तर पर ठीक करना चाहिए, जिससे नियमित मूल्यांकन होता रहे, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता रहे, फिर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में हमें कोई असुविधा होगी ही नहीं। आज भी नहीं होती, बच्चे भी संतुष्ट होते। क्योंकि एक और बात सिद्धांत की मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो हर माता पिता को जाननी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था वही सही होती है जहाँ पर अध्यापक, पालक, विद्यार्थी और संस्था, इनके बीच में परस्पर विश्वास, और एक और विश्वास होना चाहिए कि उस विद्यार्थी का सबसे अच्छा मूल्यांकन वही व्यक्ति कर सकता है जो उसे पढ़ाता हो। दुनिया की कोई व्यवस्था इसका मुकाबला आज तक नहीं कर पाई। The best evaluator is the teacher who teaches the child. वो हम उस व्यवस्था के जाने की तरफ हमें आज कोशिश करनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। माता पिता को सरकारों पे दबाव डालना चाहिए कि अगर आपने बच्चों को उचित अनुपात में कुछ शिक्षित नियमित अध्यापक नहीं दिए हैं तो ये संविधान के विरुद्ध है, ये बच्चों के अधिकार के विरुद्ध है, मूल शिक्षा के मूल अधिकार के विरुद्ध है। और हम नई नई बातें कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति आ रही है, लेकिन हमारा कर्तव्य तो ये है कि हम उसे बच्चे को दें। तो मैं आपको निश्चित में बता रहा हूँ, दुनिया के और देशों में ऐसी असुविधाएं क्यों नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ मूल्यांकन के सारे रिकॉर्ड तैयार हैं, सब कुछ व्यवस्थित है, और जो सैद्धांतिक चीजें उनको ध्यान में रखते हुए, दार्शनिक तथ्यों का मान रखते हुए उनके यहाँ रिजल्ट तैयार है। हमारे यहाँ न होने के, और इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, चर्चा इस पर होनी चाहिए। ये दुर्व्यवस्था जो है उसको हम अगले 6 महीने में सरकार जो है उसे ठीक करे और बच्चों को आश्वासन दे कि भविष्य में अगर कभी कोई ऐसी चीज स्थिति पैदा होगी तो हम केवल बोर्ड पर निर्भर नहीं करेंगे। बोर्ड की परीक्षाओं को अंततः समाप्त ही होना चाहिए, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था में। जी, आज की परिस्थितियों में मतलब इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता था। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानेंगे शेयर बाजार और मौसम का हाल, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। इसके बाद बुक टॉक में सुनिए मिच एल्बॉम की किताब ट्यूजडेज विद मौरी के बारे में, जो खोलती है मौत का रहस्य। सुनने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब जानिए शेयर बाजार का हाल। यूरोपीय और एशियाई बाजारों में दिखा मिला जुला रुख। पिछले कारोबारी सत्र में गिरकर बंद हुआ था भारतीय शेयर बाजार। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1941 में तुर्की ने नाजी जर्मनी के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1956 में पारित हुआ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। 2009 में नासा ने चांद पर पानी की तलाश में भेजा विशेष यान। बात करते हैं मौसम की। दिल्ली के कई इलाकों में मॉनसून से पहले की बारिश। शुक्रवार को भी पड़ सकती हैं फुहारें। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मॉनसून के राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं। जून के अंत तक ही पहुंचेगा। उधर बंगाल के कुछ हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश। कोलकाता के कई निचले इलाकों में भरा पानी। अगले 3 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। अब बारी सुविचार की। प्रेमचंद ने कहा था, मन एक भीरू शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है।
तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।